जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में आपको जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको जो प्रीवियस अभी मतलब 2024 में एग्जाम हुआ था वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को 2024 के एग्ज़ाम से भी क्वेश्चन मिलेंगे विद डेट और टाइम के। तो बिल्कुल दोस्त आप सभी जुड़ जाइएगा। और यहाँ पे देखिए, पहले तो वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये सभी दोस्त, जैसे अमित कुमार हैं, ऋषि भैया हैं, रोहित शर्मा हैं, शिल्पी हैं, पटेल हैं, अंकित गुजर हैं, तुषी चौहान हैं और अंकित गुजर यहाँ पे फिर से मंजीत भैया, इन्होंने देखो ये जो कल एसएससी जीडी की क्लास थी उसी पे कमेंट किया था। और ये देखो सिंगम सौरभ हैं, अपना खंडवा है, सृष्टि हैं, शबीना है, खुशबू है, सृष्टि ने, ये देखो ये भी एसएससी जीडी की क्लास थी। और यहाँ पे अरविंद भैया हैं, प्रवीण भैया हैं, रविंदर कुमार हैं और रोहित गंगवार, ये मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मेरे ही स्टेटस पे कमेंट किया है ना। तो भैया को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखो फन जोई सर, कितनी क्लास होगी सर, रिप्लाई मी। भाई क्लास तब तक होगी जब तक आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है ना। ये आरपीएफ की क्लास की बात कर रहे हैं। मंजू हैं और यहाँ पे सबीना है और अर्चना यादव हैं, अंजलि हैं, टारगेट पुलिस हैं और शिल्पी भट्टी हैं और पटेल आरएक्स हैं। तो सभी का मैंने यहाँ पे नाम ले लिया और चलते हैं दोस्त अपने अब क्लास की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और सभी प्रश्नों को आपको समझना है। और जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलेंगे आज प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस पेपर से हैं और आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। और चलते हैं दोस्त अपने पहले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे दिया है एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो बताओ भैया, एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखो ये आपका पहले तो करंट से संबंधित प्रश्न है और आपके पेपर में करंट से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मसातो कांडा, आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखना। और मैं यहाँ पे एक चीज़ इनसे संबंधित बता दूँ कि ये 24 फरवरी है ना, 24 फरवरी में पदभार अपना संभालेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि आपसे ये प्रश्न पूछ भी लिया जाए। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे देखो जो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो बताओ भैया, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे आपका हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्या हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी याद रखना पुरस्कार की। तो ये भी याद रखना कि इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त, 1952 में हुई थी। यहाँ पे देखो पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा। और ये 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या है, तो ये जो विशेष खिलाड़ी होते हैं, जो विशेष खिलाड़ी होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखना। अभी मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना। अगर अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे करना चाहते हो तो नोट जरूर करना। ये विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है और भारत रत्न जो है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए। और देखो अभी जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा ना, आप जब प्रीवियस वाले क्वेश्चन देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कैसे पूछा है वो आपको पता लगेगा जब आप क्लास पूरा देखेंगे। तो यहाँ दिया है संविधान के किस भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। तो संविधान के किस भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। भाग 1 में ही दिया गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। और देखो आर्टिकल की अगर बात करें, वो आर्टिकल कह रहा हूँ, अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद याद रखना भैया 1 से 4 तक है ना। किससे, 1 से 4 तक
आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भाग 2 जो है, भाग 2 में क्या दिया गया है, ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आपके पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखना भैया, इसमें दिया गया है नागरिकता। क्या दिया गया है? नागरिकता दी गई है। और भारत में एकल नागरिकता है। कौन सी? एकल नागरिकता है, ठीक है ना, मतलब एक ही जगह की नागरिकता आप रख सकते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है आपकी नागरिकता? तो याद रखना, नागरिकता संबंधित आपके 5 से लेके 11 तक। देखो 1 से लेके 4 तक और फिर 5 से लेके 11 तक, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये आपकी नागरिकता संबंधित है। अब भाग 3 की अगर बात करेंगे तो भाग 3 में क्या दिया गया है, तो इसमें याद रखना, इसमें दिए गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एरो गलत हो गया। तो भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये भी आप याद रखना। ये कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं? तो यहाँ पे देखो 11 खत्म हुआ तो 12 से स्टार्ट हो जाओ 35 तक। कहाँ तक? 35 तक। तो ये आप ध्यान में रखेंगे भाग 3। स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोस्त, अगर किसी दोस्त को पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको बता दूं पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगना है। बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। एक बार सर्च कर लेना है शिवम पटेल जीके क्यूज के नाम से, अगर आए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, या किसी ने बोला हो तो वहाँ पे मैंने रिप्लाई में एक लिंक शेयर किया होगा, है ना, टेलीग्राम का एक लिंक शेयर किया होगा, उस पर क्लिक करना और जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लगना है, ठीक है ना, ना ज्वाइन करने का ना पीडीएफ का। बस पीडीएफ को अपना डाउनलोड कर लेना फ़ोन में और सेव करके सही से देख लेना कि प्रीवियस क्वेश्चन क्या है और उनके अकॉर्डिंग हमें नए क्वेश्चन क्या तैयार करने हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना, इन्होंने ये महाराष्ट्र के वाशिम में किया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य के वाशिम में किया है। तो ये भी याद रखना, पोहरा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इसका जो है घोषणा की गई थी। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना सभी दोस्त। और यहाँ दिया है, अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ कब हुआ था? अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ जो है वो कब हुआ था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे बेटा? तो यहाँ पे बिल्कुल आप याद रखना कि अकबर द्वारा जो मनसबदारी का आरंभ है वो 1571 में हुआ था। कब हुआ था? 1571 में हुआ था। तो ये आप याद रखना। और यहाँ पे देखो जो 1556 दिया है, इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। किसके? अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। और अकबर का जो राज्यरोहण है वो कब हुआ था? तो वो इसी 1556 में हुआ था। और देखो 1526 बोल गया, 1526 में आपको बताऊं, 1526 जो था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, ये भी आप याद रखना। और देखो 1576 में क्या हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे दिया गया है 1582। 1582 में क्या हुआ था? तो 1582 में आप याद रखना, अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। किसकी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। तो ये सब आप नोट कर लेंगे। और आप लोगों का कल की क्लास में बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है? तो भैया 7 देशों के साथ में लगती है। सबसे कम किस देश के साथ में लगती है, यहाँ पे ये आपको बताना है। और आपके पेपर में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है। अभी वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप इसका तब तक जवाब करिएगा। तो यहाँ पे याद रखना भैया, सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान के साथ में। किसके साथ में? अफ़गानिस्तान के साथ में लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? तो वो भी याद रखना, 106 किलोमीटर मात्र लगती है। कितनी? 106 किलोमीटर मात्र लगती है। सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर लगती है। देखो एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो याद रखना वो है त्रिपुरा राज्य। कौन सा? त्रिपुरा राज्य। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे चीन के साथ में कितनी सीमा रेखा लगती है भारत की? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना आपकी लगती है 3488 किलोमीटर। कितनी? 3000, यहाँ पे 3488 किलोमीटर। पेन ना होने की वजह से सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना। मेरी बात सुनना और सही से सभी क्वेश्चनों को नोट करना, अगर आप इस बार वाकई में वर्दी चाहते हो मेरे भाई,
ठीक है ना, क्योंकि दोस्त सफल होने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है और त्याग भी करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो म्यांमार, याद रखना म्यांमार के साथ में कितनी सीमा रेखा लगती है, तो वो कितनी लगती है 1643 किलोमीटर। हाँ 1643 किलोमीटर लगती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो और ये बाद में नोट कर लेना अपने नोट्स पे, ठीक है ना, नोट्स बनाते हुए चलो। उससे पता क्या होता है, मैं आपको सच बताऊं दोस्त, मुझे भी याद नहीं रहता था, है ना। जब से मैंने एक ट्रिक अपनाई, लिखना स्टार्ट कर दिया, जब से लिखना स्टार्ट कर दिया ना, तब से मुझे याद होने लग गए। समझ रहे हो ना, तो लिखना ज़रूरी है। सुनने से, कान में सुनोगे, दिमाग में बात जाएगी, पता नहीं रही निकल गई, है ना। लेकिन जब आप लिखते हो ना, तो दिमाग आपके हाथ पैरों को कमांड देता है कि भाई ऐसे उंगली घुमानी है, ये शब्द लिखना है, तो वो एक बार प्रिंट हो जाता है माइंड में, बस उसे एक बार रिवीजन करना होता है। और देखो यहाँ दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है, जनसंख्या घटी थी। तो यहाँ पे याद रखना भैया, ये कब से पूछा जाएगा, 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई उसके बीच की बात है ना। क्यों भैया 2011 में हुई होगी जनगणना, तब हमें पता लगा कि वो कौन सा राज्य है जिसकी जनगणना वो जनसंख्या जो है वो घटी है। तो वो याद रखना भैया, वो है आपका नागालैंड राज्य। कौन सा? नागालैंड राज्य। और इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है ना। तो ये भी आप याद रखना, पूछा जाता है, SSC GD में पूछ लिया जाता है। और ये कितनी परसेंट घटी थी, ये भी आप याद रखना, -0.58% कम हुई थी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो केरल जो है, इससे भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे साक्षरता रेट जो थी वो सबसे ज़्यादा थी 94%, किसकी? केरल की। और सबसे कम थी बिहार राज्य की। और सबसे कम महिलाओं में भी जो न्यूनतम थी वो बिहार की थी, ठीक है ना। वैसे इसकी ओवरऑल 61.8% के लगभग थी, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रश्न का जवाब यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है कि सरकार की मंजूरी के बाद इसरो का शुक्रयान किस ग्रह की यात्रा के लिए तैयार है। तो भैया देखो यहाँ पे इसे बहुत ईजी तरीके से याद किया जा सकता है, क्योंकि ये पता कौन सा वो है भैया, जब शुक्रयान है तो कौन से ग्रह जाएगा? शुक्र ग्रह जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है ना। तो इनमें ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये मिशन कब लॉन्च किया जाएगा शुक्रयान? तो याद रखना 2028 में मिशन शुक्रयान को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो मंगल ग्रह है इसका कलर लाल होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है और ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर देता है, ठीक है ना। ये भी याद रखना। बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसका कलर भी याद रखना पीला है। और ये ये जो सूर्य की परिक्रमा है वो 11.96 वर्ष में पूरी करता है। हो सकता है ऑप्शन में आपको 12 वर्ष भी लिखा हुआ मिल जाए या 11.96 वर्ष मिले, तो फिर आपको 11.96 वर्ष ही टिक करना है अगर लिखा है, ठीक है ना। तो आपको 12 को टिक नहीं करना है। तो ये यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। बताओ भैया, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका जवाब आएगा वो यहाँ पे आएगा जर्मनी, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे जर्मनी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ से क्या लिया गया था? तो सोवियत संघ से याद रखना आपने मौलिक कर्तव्य। मैं पता आपको एक एक क्यों बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ कि आज आप एक नोट करेंगे और उसे थोड़ा याद कर लेंगे, कल फिर मैं दूसरा बताऊंगा तो उसे आप नोट करेंगे तो उसे भी याद कर लेंगे। धीरे से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, एकदम से नहीं होता है। और देखो दक्षिण अफ्रीका से याद रखना संविधान संशोधन को लिया गया था, जो कि आर्टिकल कौन से में मिलता है? 368 में, है ना। संविधान में कोई संशोधन करना हो तो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न का जवाब जर्मनी राइट हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो बेटा यहाँ दिया है हाइड्रोजन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? हाइड्रोजन की जो खोज है वो निम्नलिखित में से किसने करी थी और कब करी थी? अगर पता है तो आप बताइएगा। और तब तक आप इसका जवाब करो। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो दोस्त, मैं हमेशा उन लोगों से बहुत लगाव मुझे है, पता नहीं क्यों, कि जो भी मेरा दोस्त वर्दी की तैयारी करता है
ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भी यार वर्दी की तैयारी करने वाला हूँ और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि दोस्त, आदमी बड़ा हो या छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी जो है वो बड़ा हो या छोटा हो, उसके पास कितना पैसा है कितना नहीं है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जो कहानी है वो बड़ी होनी चाहिए, है ना? तो बिल्कुल दोस्त, अगर हारना भी है तो ऐसे हारो कि जीतने वाला रोने लग जाए, है ना? और यहाँ पे जो प्रश्न का जवाब है वो हेनरी कैडविस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है ना? तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। और इन्होंने कब खोज करी थी हाइड्रोजन की? तो याद रखना भैया, 1766 ईस्वी में करी थी। कब? 1766 ईस्वी में करी थी। और सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है ना? कितना? 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे फंक ने जो है वो विटामिन की खोज करी थी, है ना? रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी थी? तो रदरफोर्ड को याद रखना। इन्होंने जब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है तो यहाँ पे नाइट्रोजन याद रखना। किसकी करी थी? नाइट्रोजन की खोज करी थी। और जो नाइट्रोजन की खोज थी वो कब करी थी, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया, 1772 में नाइट्रोजन की खोज करी थी। नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो याद रखना भैया, 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। कितना? 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, आपने यहाँ पे जो भी मैंने बताया नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो बताओ भैया, अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये भी देखो आपकी करंट से संबंधित प्रश्न है ना? ये आपकी करंट से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो याद रखना, विदित रेड्डी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना? विदित रेड्डी सही जवाब हो जाएगा। और मैं यहाँ पे अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया, इटली में हुआ था, है ना? और ये जो विदित रेड्डी हैं ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भारत के तेलंगाना के निवासी हैं। कहाँ के? तेलंगाना के निवासी हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो देखो, निम्नलिखित में से पूछा है ना, इनमें से पूछा है। तो इनमें से मैं आपको यहाँ पे बताऊँ जो आपका राइट आंसर होगा, जैसे कि पीर पंजाल सुरंग, है ना? पीर पंजाल सुरंग, इसकी लंबाई कितनी है? 11.2 कितनी थी? 215, हाँ 215 किलोमीटर, है ना? 11 किलोमीटर और 215 मीटर। तो ऐसे आप याद रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि जो अटल सुरंग है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कितनी है? 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है ये सबसे बड़ी सड़क सुरंग है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग है। तो ये याद रखना, भारत में सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो आपकी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो वो याद रखना 9.28 किलोमीटर, है ना? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो, एक रेल सुरंग से T50 जो है वो भी आपको याद रखना है। ये 12 दशमलव कुछ किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो पीर पंजाल सुरंग आप कर देंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है कि साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो भैया देखो, 2025 मतलब कि ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखना, वो राज्य हमारा हो जाएगा बिहार। कौन हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से होम रूल आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? बताओ भैया, निम्नलिखित में से होम रूल आंदोलन का जो आरंभ है वो कब हुआ था और किसने किया था, है ना? तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे राइट आंसर आपका 1916 ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1916 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखो, ये बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था, है ना? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। 1920 में एक तो आप याद रखेंगे खिलाफत आंदोलन, है ना? खिलाफत आंदोलन। और दूसरा याद रखना असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, है ना? असहयोग आंदोलन, जिसे कब 1922 में, है ना? 1922 में स्थगित कर दिया गया था।
तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो 1911 में याद रखना जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनी थी, कौन? दिल्ली। और 1915 में याद रखना 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे, जिसे अब 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? तो भैया विंटर गेम्स है ना, तो ये कहीं ठंडी जगह, मतलब कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। कहाँ पर? गुलमर्ग में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। बहुत अच्छी जगह है गुलमर्ग। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आप गुलमर्ग फ्री में जाएंगे घूमने। इसका संस्करण जो था ना यहाँ पे, वो याद रखना तीसरा संस्करण हुआ था। कौन सा? तीसरा संस्करण हुआ था। इसमें पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर था, जीतने में पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर रहा था, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा था। ठीक है ना, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताओ, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना दोस्त, ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। तो ये आप नोट कर लेंगे। और देखो आपके जो राष्ट्रीय पार्क हैं और जो आपके अभ्यारण्य हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आपका जो बिहार दिया है ना, यहाँ पे वो है कैमूर वन्यजीव विहार, है ना, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार क्या, बिहार में तो है ही, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऐसे याद रखना। और गुजरात में देखो एक आपका गिर नेशनल पार्क है ना, गिर नेशनल पार्क है। और दूसरा आपका कौन सा है बताइए यहाँ पे? कि एक तो आपका गिर नेशनल पार्क और दूसरा आपका नल सरोवर, है ना। एक आपका गिर और दूसरा नल सरोवर। और यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश में तो दुधवा नेशनल पार्क पूछा जाता है, जो कि लखीमपुर ज़िले में है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? बक्सर का युद्ध यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो ये भैया 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764, यहाँ पे 22 अक्टूबर में लिख देता हूँ, ठीक है ना। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1760 में, तो याद रखना ये हुआ था वांडीवास का युद्ध। कौन सा? वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अभी मैंने पहला और दूसरा बताया था, अब यहाँ पे तीसरा युद्ध याद रखना 1761 में हुआ था। और 1774 में क्या हुआ था? 1774 में क्या हुआ था? तो इसमें याद रखना रूहेला का युद्ध हुआ था। कौन सा? रूहेला का युद्ध हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, मैंने यहाँ पे जो भी बताया आपने नोट किया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, 18वें पे रुकूंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए। और यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। जो भी मेरे भाई बहन इस टाइम मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिनके कानों में मेरी आवाज़ जा रही है, उनको इस बार 100% सिलेक्शन मिलेगा, 100% उनका सपना वर्दी पूरा होगा। मैं आपको सच बताऊँ यार, मैं अपनी बता रहा हूँ कि जब सोते हैं ना, तो यार सोते टाइम भी वो वर्दी दिखती है। पता है क्यों? क्योंकि यार अपना 100% हमेशा दिया है। और मुझे पता है कि अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे दोस्त। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा मेहनत कर लो, उसके बाद फिर आप जो चाहते हो ना वो आपके पास होगा। और दोस्त, आप भी अपने भाई को थोड़ा सा यार, इस क्लास को यार थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, लाइक वाला बटन दबा दो। और जो भी मेरे नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। और थोड़ा सा जो भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई भी ग्रुप पे जुड़े हो, तो वहाँ पे आप क्लास का लिंक शेयर ज़रूर कर देना, क्लास को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। और टेलीग्राम का जो लिंक मैं आपको दूंगा, उसको भी आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना कि भैया ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिलेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल मुझे पता है आप लोग मेरी मदद करोगे। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से जैपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जैपला दर्रा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना भैया, जैपला और नाथुला ये दोनों सिक्किम में स्थित हैं। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे उत्तराखंड दिया है। उत्तराखंड में एक तो आपका माना दर्रा है, एक आपका नीति दर्रा है ना। ये आपके कहाँ पर हैं?
तो ये आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। एक आपका लिपुलेख दर्रा, ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में भैया याद रखना आपका एक सिपिकिला दर्रा हो जाएगा, एक आपका रोहतांग दर्रा हो जाएगा। ये आपके सिपिकिला और रोहतांग जो हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, तो बिल्कुल याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। जो नए नाम बदले गए हैं, चेंज किए गए हैं, वो आपको एक बार ज़रूर देखने हैं, क्योंकि दोस्त आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, झांसी रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है वो कर दिया गया है बीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन आपका सही जवाब हो जाएगा। और लक्ष्मीबाई जी का एक नाम पूछ लिया जाता है जिसे मणिकर्णिका, है ना, कि ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे। तो याद रखना मणिकर्णिका भी रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आपसे अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम पूछा जा सकता है ना, जो कि अब बदल के क्या कर दिया गया है, अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से पंचशीर की घाटी कहाँ अवस्थित है। पंचशीर की जो घाटी है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आप बता सकते हैं भैया ये अफ़गानिस्तान में है। कहाँ पर, अफ़गानिस्तान पे। और इसे पंचशीर की घाटी क्यों कहते हैं, याद रखना इसका एक और नाम है 5 शेरों की घाटी। क्या, 5 शेरों की घाटी, इसलिए इसे पंचशीर की घाटी भी कहते हैं। और ये काबुल से पता कितना, 150 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना, 150 किलोमीटर की दूरी पर काबुल से स्थित है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है एक मिनट, यहाँ दिया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कर्ज की सीमा बढ़कर कितनी कर दी गई है। बढ़ाकर कितनी, माफ़ी चाहते हैं हम, बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ये देखो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पहले 10 लाख थी, अब ये 20 लाख कर दी गई है। कितनी, अब ये 20 लाख कर दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका 20 लाख है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आप लोगों का आज की क्लास का सपोर्ट और कल जो आपने सपोर्ट किया वो ये तय करता है कि आप प्रॉपर क्लास चाहते हैं और आप सब पढ़ने वाले बंदे हैं। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। बताओ भैया यहाँ पे लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो क्या है। तो आप इसका आंसर करिए, तब तक मैं एक लाइन और सुना देता हूँ। थोड़ा मोटिवेट करके रहते हैं यार, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा पढ़ाई कर लोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि कैरियर की टेंशन की हंसी छीन लेती है। जो कैरियर की टेंशन है ना वो हंसी छीन लेती है। हर उदासी की वजह जो है वो इश्क नहीं होता है। तो बिल्कुल आप याद रखना दोस्त। और मुझे पता है आप लोग अभी कैरियर की टेंशन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो बिल्कुल और इस बार आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ दिया है कि जो लंबाई का एसआई मात्रक यहाँ पे आपसे पूछा गया है ना, वो याद रखना बेटा मीटर होता है ना। और सेकंड जो है ये समय का होता है ना, किसका, समय का। और जो घन मीटर होता है ये किसका एसआई मात्रक होता है, तो याद रखना भैया ये आयतन का होता है। किसका, आयतन का होता है। और जो वर्ग मीटर होता है ये किसका होता है, तो याद रखना भैया ये भैया क्षेत्रफल का होता है। किसका, क्षेत्रफल का होता है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है किसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर के व्यास मापे जाते हैं। किसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर के व्यास जो हैं वो मापे जाते हैं। एक क्वेश्चन और उसके बाद आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, आप आराम से देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना और पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया वो वर्नियर कैलिपर के द्वारा नापे जाते हैं। किसके, वर्नियर कैलिपर के द्वारा नापे जाते हैं। थर्मामीटर जो है ये आपके बॉडी टेम्परेचर, बॉडी ताप को नापता है ना। लैक्टोमीटर जो है ये भैया दूध की शुद्धता को नापता है, ये भी याद रखना। पैरोमीटर जो है ये क्या करता है, तो याद रखना भैया जो पैरोमीटर होता है ये उच्च तापमान को नापता है ना। जो उच्च तापमान बहुत ज़्यादा उसे पैरोमीटर नापता है, तो ये भी याद रखना। गाड़ी की गति बताओ कौन सा मीटर नापता है, गाड़ी की गति तो याद रखना वो ओडोमीटर होता है। कौन सा, ओडोमीटर होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। इसके बाद आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, सभी को देखना है, बढ़िया से करना है। और यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब इसे पता है, इसे घुमा के पूछ दूंगा तो आप तुरंत बता देंगे मुंबई,
अगर आपसे कह देंगे कि भैया नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तुरंत कहोगे मुंबई। नाबार्ड को बोलते हो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, है ना। तो ये आप नाबार्ड याद रखना, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, कहाँ, मुंबई में। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और चलते हैं अब अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे। देखिए ये पूछा है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था, ये एसएससी जीडी में 7/3/2024 को सुबह जो 9 से 10 AM वाली जो शिफ्ट थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका जवाब आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? तेज, स्थायी और अधिक समावेशी विकास, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे जो मैं उम्मीद कर रहा था आपने राइट आंसर करा है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया था 2022 में भारत में जन्मे उद्यमी को, यहाँ पे उद्यमी, यहाँ पे खाली स्थान है, को जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। 2022 में चुना गया है, ठीक है ना। 2022 में जन्मे नहीं, 2022 में चुना गया है। ये प्रश्न सेम डिक्टो ऐसे ही छप के आया था और वो मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे समझिए। अब ये आपका 7/3/2024 को सुबह 9:10 जो शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था। अब हाँ, यहाँ पे आपका जो जवाब है ये देखो करंट, तभी तो कहते हैं करंट के क्वेश्चन जरूरी हैं, पूछे जाएंगे। तो गुरदीप सिंह रंधावा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और देखो भारत के खाली स्थान, भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। अभी मैंने आपको न्यूनतम बताया, कम बताया था, सबसे ज़्यादा भी बताया था। कितनी करता है? 4096 किलोमीटर अभी बताया था ना। वो कौन देश करता है बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं एक और बता देता हूँ कि दोस्त, वो बेटे कभी बिगड़ नहीं पाते जिन्होंने अपने माता पिता का संघर्ष देखा हो, है ना। कहते हैं ना कि मैंने एक स्टेटस देख रहा था तो मैंने एक लाइन सुनी थी कि दोस्त, अगर आपको आपके पीछे जो दो चेहरे आपके माता पिता हैं, अगर पिताजी की मजबूरी और माताजी के हाथों की झुर्रियाँ अगर आपको पढ़ने पे मजबूर नहीं कर रही हैं ना, तो फिर यार क्या मोटिवेशन और क्या फिर जीवन, है ना, कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्त बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार ना आप सफलता पाके रहेंगे और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका बांग्लादेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। 4096 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ में, है ना, लगती है सीमा रेखा। और देखो अभी मैंने पाकिस्तान का नहीं बताया था, है ना। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर बताया ही था, ये तो जवाब ही था उसका। चीन भी मैंने आपको बताया था कि चीन जो है वो 3488 किलोमीटर, है ना, 3488 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। लेकिन पाकिस्तान नहीं बताया था। पाकिस्तान याद रखना 3323 किलोमीटर, है ना, ऐसे याद रखना। कितना? 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अगले प्रश्न पे। प्रथम एशियाई खेल वर्ष इतने में नई दिल्ली में, ठीक है ना, प्रथम एशियाई खेल वर्ष खालिस्तान में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। तो भैया ये देखो, ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। प्रथम एशियाई खेल पूछे गए हैं, है ना, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। और कब हुए थे? बिल्कुल, जिसने भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा 1951 इसका सही जवाब करके आया होगा। और जिस बच्चे का ये PDF था मेरे पास, उसका ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँगा ना मैं, सब सही थे। और मुझे लगता है उस बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया था, है ना। ये पुराने बैच में जो SSC GD का इससे पहले जो अभी पेपर हुआ था, तब जो बैच में मेरे साथ जुड़े हुए थे दोस्त, उन्हीं के ये भेजे हुए मेरे पास PDF हैं। और यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है। तो बताओ भैया, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? ये देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसका भी जवाब बिल्कुल सही किया था उस बच्चे ने। भाग 17। क्या किया था? भाग 17। अगर यहाँ पे अनुच्छेद पूछा जाता तो आप बहुत आसानी तरीके से बता सकते थे। 343 से लेके इसका जिक्र मिलता है आपको, वैसे तो 343 में मिल जाता है, 343 से 51 तक पूरा, है ना। भाग 17 जो है वो 343 से 351 तक है। और देखो भाषा तो जो राजभाषा थी वो तो आपकी हिंदी हो ही जाएगी, लेकिन जो लिपि थी ना वो भी आपसे पूछ लिया जाता है, देवनागरी, है ना, देवनागरी। तो ये भी आप याद रखेंगे और आप मेरे साथ जुड़ जाओ दोस्त। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार ना हम दोनों मिलके सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। और देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो भैया ये भी प्रश्न पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे पता क्या था, वहाँ पे एक चीज़ थी कि वहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया था, गुलजार। लेकिन इन दोनों लोगों को इन्हें भी मिला है, तो यहाँ पे मैंने A और B दोनों प्लस कर दिया, लेकिन वहाँ पे गुलजार दिया था। तो अगर यहाँ पे कोई और नाम होता तो आप गुलजार को टिक कर देते हो, अदरवाइज A और B दोनों कर दोगे। अब एक पूछता हूँ मैं आपसे कि बताओ भैया, भाग 17 तो बता दिया, तो भाग 18 बताओ किससे संबंधित है, और भाग 19 जो है वो किससे संबंधित है? 19 नहीं, चलो 20 बता दो, 20 सरल है। तो बताओ भैया। तो यहाँ पे याद रखना भैया, जो भाग 18 है
वो आपातकाल उपबंध से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल अब वो मतलब जो अनुच्छेद हैं आपके, अनुच्छेद 352 से 360 तक जो आपकी इमरजेंसी है वो आ जाती है, आपात उपबंध मतलब इमरजेंसी, ठीक है ना। और 20 में आपका संविधान संशोधन, जो कि अभी मैंने आपको बताया था 368 है ना, अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये भाग 20 में आ जाता है। तो बिल्कुल आज की क्लास कैसी रही ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। और थोड़ा सा यार सपोर्ट चाहिए, बस क्लास को थोड़ा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लेना, और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।